All right. So if we talk about performance measurement, हम अगर performance measurement की बात करें तो परफॉर्मेंस दो तरीके से एनालाइज की जा सकती है। एक तरीका है फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखना, और दूसरा तरीका है यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखना। क्योंकि फाइनेंशियल एस्पेक्ट अक्सर आपको आपकी हिस्टोरिक परफॉर्मेंस बता रहा होता है, यह आपको आपकी हिस्टोरिक परफॉर्मेंस बताता है। हिस्टोरिक परफॉर्मेंस से मुझे क्या पता चलता है? हिस्टोरिक परफॉर्मेंस से मुझे ये पता चलता है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, एंड व्हाट शुड बी डन। ये दो चीजें मुझे यहाँ पे जो है वो पता चलती हैं कि पास्ट में क्या गलत हुआ और फिर उसके बाद जो है वो क्या उसमें किया जा सकता है। ठीक है। एट द सेम टाइम अगर मैं नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करूं तो नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट मुझे ये समझने में हेल्प करता है दैट इज द एंटिटी गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन और नॉट, गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन और नॉट। क्या हम जो हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव्स इस रास्ते पे चलते हुए अचीव होंगे भी या नहीं अचीव होंगे। हिस्टोरिक परफॉर्मेंस से भी कुछ इसका आइडिया हो जाता है, जाहिर सी बात है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट से कस्टमर का पर्सपेक्टिव पता चलता है, सप्लायर का पर्सपेक्टिव पता चलता है, स्टाफ का पर्सपेक्टिव पता चलता है, आप अपने ऑपरेशंस को कितना अच्छा मैनेज कर रहे हैं, चीजों को कितना अच्छा लेकर चल रहे हैं, सारी चीजें पता चलती हैं। और फिर नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट से ये डिसाइड किया जाता है कि वाकई कंपनी अपने कस्टमर्स को वो चीज प्रोवाइड कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। इसकी छोटी सी एक एग्जांपल ले लो। मिसाल के तौर पे हम करीम और उबर की एग्जांपल लेते हैं। करीम और उबर जिस वक्त अच्छे खासे पीक फैक्टर्स लगा रहे थे और ड्राइवर्स के बोनसेस थोड़े से उन्होंने कम कर दिए थे प्रॉफिटेबल होने के लिए, तब उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ये बता रही थी कि यार चीजें बेहतर हो रही हैं, सही चल रहा है, हो जाएगा सब कुछ। लेकिन एक नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट वहां पे ये था कि लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करते थे स्पीक फैक्टर से। वो आते तो थे करीम के ऊपर क्योंकि अगर किसी की मजबूरी है उसने जाना है तो जाना है, अगर कोई नहीं ड्राइव करना चाह रहा, नहीं रखा हुआ ड्राइवर, वो आदत हो चुकी है करीम के थ्रू ट्रैवल करने की, तो उन्होंने करनी है। बहुत सारे लोग हैं जो पूरा पूरा महीना करीम के थ्रू ट्रैवल करते हैं, बाकायदा उन्होंने किलोमीटर्स बाय किए हुए होते हैं। लेकिन एक टाइम आया जब उनको रियलाइज हुआ कि लोग वाकई इस पीक फैक्टर वाली चीज से बहुत ज्यादा पेस्ट ऑफ थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, और उन्हें बुरा लगता था कि इतना इतना पीक फैक्टर लग जाता है। आप जब गाड़ी में बैठे हैं तो 500 का किराया नजर आ रहा है, जब उतरेंगे तो 900 950 हो जाएगा। पता चला जी 2 का पीक फैक्टर लग गया, आपका किराया डबल हो गया, या 1.5 1.8 लग गया, आपका किराया डबल हो गया, 1.5 हो गया। तो बड़ी एक फ्रस्ट्रेटिंग चीज होती थी। इन ड्राइवर ने सिर्फ यही चेंज किया है बस, बाकी कुछ भी उन्होंने अपने मॉडल में चेंज नहीं किया। उन्होंने बोला भाई ये कराची पाकिस्तान के लोग, लाहौर इस्लामाबाद के लोग जिस जमाने में टैक्सी ट्रैवल करते थे, ये टैक्सी वाले से किराया डे वन पे तय करते थे, मतलब सॉरी पहले शुरू में तय करते थे, फिर गाड़ी में आके बैठते थे। तो उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बता रही थी कि थिंग्स आर गोइंग गुड। लेकिन अगर ये नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट से कस्टमर फीडबैक ले लेते और कस्टमर से समझ लेते कि पीक फैक्टर उनका पेन पॉइंट है, पेन प्रॉब्लम है, तो शायद वो उसको हल करने के लिए जो इन ड्राइवर ने किया या इन ड्राइव ने किया है वो पहले कर लेते, पहले से वो करके बैठे हुए होते। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट आपको हिस्टोरिक परफॉर्मेंस तो बता देता है, कभी कभी हिस्टोरिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, बड़ा अच्छा आपने ग्रो किया होता है, लेकिन आप आगे भी ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे ये हमेशा नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट बताता है कि आप अपनी सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। फिर नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अंदर क्या क्या शामिल होता है सर? यहाँ पे आपका कस्टमर शामिल होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग शामिल होती है, आपके एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट शामिल होती है, ये सारी चीजें यहाँ पे शामिल होती हैं। आप यहाँ पे बात कर लें कस्टमर फीडबैक की, आप यहाँ पे बात कर लें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ पे बात कर लें मिसाल के तौर पे आपके एम्प्लॉयज की मोटिवेशन। ठीक है। आपके प्रोडक्ट में कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट्स नीडेड है इन लाइन विद द कंपटीशन।
ये सारी चीजें हम यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं। अब इसको इवेल्युएट करने के अलग अलग मॉडल्स हैं। अगर आप देखें तो एक मॉडल आपको यहाँ पे नजर आएगा, मशहूर जमाना बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल होता है। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे एक और चीज आपके पास परफॉर्मेंस पिरामिड के नाम से भी जो है वो मौजूद है। ये दोनों चीजें हमें हेल्प करती हैं कि भाई आप सिर्फ नंबर्स को ना देखो, आप सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ना देखो, बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनको भी देखो, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई आप राइट डायरेक्शन में मूव कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। या ऐसा तो नहीं कि बस आपने इस साल कमा लिया है, अब अगले साल आप नहीं कमाएंगे। ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमें हेल्प करता है देखने में कि भाई क्या माशरे में इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं, हमारा प्रोडक्ट उस हिसाब से इंप्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा। ये इंप्रूवमेंट वाली जो एग्जांपल है, ये बिल्कुल आके फिट बैठती है नोकिया पे। नोकिया ने कभी ये देखा नहीं कि उनके सप्लायर्स कितना परेशान है उनके मार्जिन पॉलिसी से। नोकिया क्या करता था, 50 रुपए 100 रुपए नए मोबाइल के ऊपर, यूज मोबाइल के ऊपर 3-4 हजार रुपए बंदे को बच रहे हैं, या 2-2.5 हजार रुपए उस टाइम पे बच रहे थे। मुझे खुद याद है, मैंने कोई पुराना फोन अपना सेल आउट किया था और दुकानदार से बात की थी सदर में उस वक्त, तो उसने मुझे कहा था कि ये पुराने फोन में ही हमें बचत होती है, इसमें हम थोड़ा बहुत इनको बेहतर करते हैं, स्क्रीन वगैरह रिफर्ब करते हैं, उनकी ब्रशिंग व्रशिंग करते हैं, चीजें बेहतर करते हैं, ये अच्छा फोन निकल जाता है। नए फोन में तो 50-100 रुपए मिलते हैं। उस वक्त वो क्या नाम था उसका, दो इस तरह के मोबाइल की जो है वो वारंटीज आती थी, और उन वारंटीज के अंदर ही वो फोन जो है वो बिका करते थे। 50-100 रुपए 150 रुपए का मार्जिन होता था। द मोमेंट ओप्पो ने, वीवो ने, दूसरे इस तरह के फोन्स ने आके, क्यू मोबाइल वगैरह ने दुकानदार को इंसेंटिव दिया कि भाई तुम नया फोन बेचो, हम तुम्हें इतना इंसेंटिव देंगे, ये तुम्हारा मार्जिन होगा, उन्होंने दबा के वो फोन बेचना शुरू कर दिया। आप क्यू मोबाइल के बारे में याद करें, आप ओप्पो वीवो के बारे में याद करें, पूरे पूरे स्टोर इन फोन से भरे हुए होते थे। नोकिया के फोन लोगों ने रखना छोड़ दिए थे कि इसके ऊपर मार्जिन नहीं है। और दूसरा, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि माशरे में इंप्रूवमेंट क्या आ रही है। लोग आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्टवेयर की तरफ जा रहे थे। नोकिया अभी भी हार्डवेयर को बेच रहा था कि जी फोन सर पे मारे, फोन नहीं टूटेगा, सर फट जाएगा। अरे फोन सर पे मारने के लिए होता ही नहीं है, फोन तो ख्याल रखने के लिए होता है। और लोग बाकायदा सॉफ्टवेयर की तरफ जा रहे हैं, प्ले स्टोर की तरफ, गूगल स्टोर की तरफ, ऐप स्टोर की तरफ, नई नई ऐप्स आती जा रही हैं। लोग बाकायदा बर्थडे पर फोन्स के थ्रू पियानो बजा लिया करते थे, ऐसी शुरू में ऐप्स आना शुरू हुई थी। गैलेक्सी सीरीज में जो सारा सारा निजाम जो है वो सब कुछ आना शुरू हुआ था। तो नोकिया ने इसको इवेल्युएट नहीं किया। नोकिया अपने फाइनेंशियल्स को देखता था, बड़ा खुश होता था, हमने इतने रिजर्व्स कमा लिए, इतनी रेवेन्यू में ग्रोथ कर। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता रेवेन्यू की ग्रोथ हाथ से निकल गई, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज हाथ से निकल गई। तो स्टूडेंट्स अक्सर ये सवाल कहते हैं, पूछते हैं कि सर हम नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट को एनालाइज करें क्यों, हमें नंबर से पता चल रहा है कि हम कमा रहे हैं। भाई नॉन फाइनेंशियल से तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम अगले सालों में कमा पाओगे या नहीं कमा पाओगे। अब नोकिया ने अपने सप्लायर्स का ख्याल नहीं रखा। ओप्पो वीवो मार्केट में उतरे, उन्होंने 12,000 15,000 के फोन के ऊपर दुकानदार को बोला तुम्हें 2,000 रुपए बचेंगे। तो 2,000 बचेंगे नया फोन बेचने पे, नोकिया का फोन बेचने में तो 50-100 रुपए बचते हैं। नोकिया तो कहता है फोन हमसे बिकता है, तुम कुछ भी नहीं करते, सब हम करते हैं, सिर्फ तुम दुकान लेके बैठे हो, और आप हमें इतनी इज्जत दे रहे हैं, हम आपका फोन रखेंगे, कोई मसला नहीं है। उन्होंने वो फोन रखना शुरू कर दिया। तो आदमी तो कमाने के लिए बैठा है दुकान में। एक रंग करने वाला भी घर में रंगरेज जो होता है उसको आप खुली छूट दे दें, वो वाला रंग लेके आएगा जिसके अंदर से कूपन या टोकन सबसे बड़ा निकलता है। 2,000 रुपए के रंग के डब्बे के अंदर 100 रुपए का टोकन है और एक में 100 रुपए का टोकन नहीं है, वो उसको छोड़ देगा और इसको बाय करेगा, या इस कंपनी को आपको पिच करेगा कि जी ये कंपनी अच्छी है, क्योंकि उसके ऊपर से कूपन बड़ा निकल रहा है। तो मोबाइल फोन्स की भी यही कहानी थी, नोकिया ने इसको रियलाइज नहीं किया। तो नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट आपको ये समझने में हेल्प करता है कि कंपनी आगे बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी। एग्जाम में सवाल आता है, आपने फ्यूचरिस्टिक सोचना है कि आज जो कस्टमर का फीडबैक है, आज जो सप्लायर का फीडबैक है, आज जो एम्प्लॉय का फीडबैक है, क्या ये सारी चीजें आगे कंटिन्यू हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जो एसपीएम का एक और चैप्टर है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के अंदर वो हमें क्या कहता है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के अंदर हमारा टेक्स्ट हमें यही बताता है कि भाई आपको सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना है। आपका स्टेक होल्डर सिर्फ आपका शेयर होल्डर नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव आपका पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए। आपका स्टेक होल्डर आपका सप्लायर भी है, आपका कस्टमर भी है, आपका एम्प्लॉय भी है, आपकी सोसाइटी भी है, आपकी गवर्नमेंट भी है, वो नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं जिनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारे आपके स्टेक होल्डर्स हैं। अगर आप इन सब चीजों को साथ लेकर चलेंगे तो आप 100-200 साल की एंटिटी बना सकते हैं। अगर साथ लेकर नहीं चलेंगे तो 10-15 साल बाद वो नेचुरल रिसोर्सेज जिसको आज आप खत्म कर रहे हैं तेजी से, वो आपके लिए भी नहीं बचेंगे, खत्म हो चुके होंगे और कंपनी कुछ भी नहीं कर पाएगी। अच्छे एम्प्लॉयज आपने खो दिए, अच्छा एम्प्लॉय जो है वो छोड़ के चला गया कंपनी को, आपका ह्यूमन कैपिटल चला गया।
अच्छे सप्लायर्स चले गए, आपका स्ट्रेटेजिक कैपिटल चला गया, अच्छे कस्टमर्स चले गए, आपकी ब्रांडिंग चली गई। ये सारी चीजें आपकी स्टेक होल्डर से बहरहाल जो है वो जुड़ी हुई होती हैं, जो हमें नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से हमें जो है जिस चीज का आइडिया होता है। मिनहाल कहते हैं सर इसको हमें, नहीं, इमरजेंट स्ट्रैटेजी तो ये होती है कि जो आप इमरजेंसी में अप्लाई करते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज तब होता है जब चेंज की जरूरत होती है। आप अगर डे वन से एंटिटी की नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट को यूटिलाइज करते हुए चल रहे हैं और एनालाइज करते हुए चल रहे हैं, और कस्टमर की सिग्नल के हिसाब से, कस्टमर हमेशा सिग्नल देता है आपको, सप्लायर हमेशा सिग्नल देता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर आपका ट्रैक सही है और आप इसको मॉनिटर करके चल रहे हैं तो फिर आपको चेंज की जरूरत नहीं है, और अगर आप इसको मॉनिटर नहीं कर रहे तो फिर हाँ, ये चेंज लाने की जरूरत है। सर हिस्टोरिक परफॉर्मेंस के अंदर हम क्या एनालाइज करते हैं? हिस्टोरिक परफॉर्मेंस में हमारे पास टिपिकली या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो टिपिकली बनी हुई होती हैं आईएफआरएस के हिसाब से, या हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, इन मैनेजमेंट अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें दिए हुए होते हैं कुछ नंबर्स, और हमें इन नंबर्स के ऊपर कैलकुलेट करने होते हैं रेशियोज, और इन रेशियोज को कैलकुलेट करके इस चीज का आइडिया लेना होता है कि कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं परफॉर्म कर रही। अब इन रेशियोज के अंदर क्या आ जाता है? सर इन रेशियोज के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियोज आ जाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में टिपिकली क्या है? आपका जीपी है, जीपी मार्जिन है, आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, इस तरह की चीजें आपके पास आ जाती हैं। फिर आपका फाइनेंस कॉस्ट का नंबर है, कितना परसेंटेज है, आपका इंटरेस्ट का कवर है, ये चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। फिर रेशियोज में आपके पास होते हैं लिक्विडिटी के रेशियोज। लिक्विडिटी में हम सब क्या निकालते हैं सर? इन्वेंट्री डेज, हम निकालते हैं पेएबल डेज, हम निकालते हैं रिसीवेबल डेज। हम यहाँ पे पूरी कैश ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं हमारी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इतनी एफिशिएंट है या नहीं है, कितना अच्छे से हम वर्किंग कैपिटल को लेके चल रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह निकालते हैं। ठीक है, करंट रेशो, क्विक रेशो निकालते हैं। यहाँ पर आपका करंट रेशो आ गया, क्विक रेशो आ गया, ये चीजें निकालते हैं। इधर रिटर्न वगैरह कैलकुलेट करते हैं, आरओआई हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, ये चीजें आ जाती हैं। फिर रेशोज के अंदर आपके पास इन्वेस्टर के रेशोज आते हैं। इन्वेस्टर क्या देखता है? इन्वेस्टर ईपीएस देखता है, इन्वेस्टर जो है वो डिविडेंड पर शेयर देखता है, इन्वेस्टर जो है वो डिविडेंड की यील्ड देखता है, इन्वेस्टर जो है वो अर्निंग्स की यील्ड देखता है। ये आपके पास जो है वो इन्वेस्टर्स के रेशियोज होते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियोज हो गए, लिक्विडिटी के रेशियोज हो गए, इन्वेस्टर के रेशियोज हो गए। फिर आपके पास गेयरिंग वगैरह के मामला आते हैं। गेयरिंग से हम क्या एवेल्युएट करते हैं सर? हम अपना फाइनेंशियल रिस्क एवेल्युएट करते हैं। ठीक है, ये वाला हम फाइनेंशियल रिस्क जो है वो सारा एवेल्युएट करते हैं। तो बैलेंस शीट हो गया, पीएनएल हो गया, आपके इक्विटी की साइड हो गई, एसेट की साइड हो गई, इन सब पे जितने पॉसिबल रेशियोज कैलकुलेट हो सकते हैं वो रेशियोज कैलकुलेट कर लो, जितने पॉसिबल रेशियोज कैलकुलेट हो सकते हैं। अगर तुम्हारे पास मैनेजमेंट अकाउंट्स हैं और मैनेजमेंट अकाउंट्स में अलग अलग प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं तो तुम प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास अलग अलग ब्रांचेस का डेटा है तुम ब्रांच वाइज एनालिसिस कर सकते हो। तुम्हारे पास अगर दो अलग अलग कंट्रीज का डेटा है, सेम प्रोडक्ट है, दो अलग अलग कंट्रीज है, कंट्री वाइज एनालिसिस कर सकते हो। तो सबसे पहले तो तुम्हारी यहाँ पे अप्रोच ये होनी चाहिए दैट यू कैलकुलेट ऑल पॉसिबल रेशियोज। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स को रेशियो एनालिसिस में इस बात की फीलिंग आती है कि यार इसको शुरू कहां से करें, किधर से स्टार्ट लें, कौन सा पहला रेशो जो है वो कैलकुलेट करें? होता है किसी के साथ ऐसा? होता है, चले एक स्टूडेंट ने कहा सर होता है। सबसे एक्सीलेंट अप्रोच होती है, सबसे एक्सीलेंट अप्रोच होती है, आप सबसे पहले वेरिएशन कैलकुलेट कर लो सारे नंबर्स की। वेरिएशन से क्या होगा? वेरिएशन से आपको सबकी ग्रोथ पता चल जाएगी, सेल्स की भी ग्रोथ पता चल जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स की भी ग्रोथ पता चल जाएगी, एक्सपेंसेस की भी ग्रोथ पता चल जाएगी। सिंपल और आसान। सबसे पहले आप वेरिएशन कैलकुलेट कर लें। वेरिएशन का क्या सबसे आसान फॉर्मूला होता है सर? करंट ईयर का नंबर डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर का नंबर -1। एज सिंपल एज दैट। सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लो, इससे तुम्हें पता चल जाएगा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा, फिर कॉस्ट उसके अलाइनमेंट के साथ इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है, जब आप ये वेरिएशन वगैरह कैलकुलेट कर लें, मेक प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स।
ये प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स कैसे बनती हैं सर? मिसाल के तौर पे अगर आपका रेवेन्यू इंक्रीज नहीं कर रहा है तो आप रिसीवेबल देखो, रिसीवेबल क्या कम हो रहा है या नहीं हो रहा? रिसीवेबल अगर कम नहीं हो रहा मतलब रिसीवेबल बढ़ गए, यानी बैड डेट का रिस्क, आपके पास बैड डेट की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, कस्टमर शायद आपके पुराने पैसे नहीं दे पा रहे हैं, आपके रिसीवेबल के डेज पाइल अप हो रहे हैं, आपका पैसा वहां पे फंस रहा है, ये वर्किंग कैपिटल का एक बहुत बड़ा पॉइंट बन जाएगा। तो आप रेवेन्यू को कंपेयर करें अपने रिसीवेबल के साथ। इसी तरीके से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कंपेयर करें आपकी इन्वेंट्री और पेएबल के साथ। इसी तरीके से आप फाइनेंस कॉस्ट को कंपेयर करें अपनी बोरोइंग के साथ। इसी तरीके से आप सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आपके होते हैं, इसको आप कैलकुलेट कंपेयर करें रेवेन्यू के साथ, कि जिस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, जिस हिसाब से कंपनी की टॉप लाइन बढ़ रही है, क्या उसी हिसाब से एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं या एक्सपेंसेस ज्यादा तेजी से जो है वो बढ़ रहे हैं। फिर अगर मिसाल के तौर पे आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है तो डेप्रिसिएशन के साथ आप उसको मिला लो, पीपीई का लिंक बन जाता है डेप्रिसिएशन के साथ। अगर आप नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो पीपीई में तो देखो वो आरओआई आया है नहीं आया, वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आया है नहीं आया। और सिर्फ प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स नहीं बनाने होते, एक चीज यहाँ पे और करनी होती है, कंपैरिजन। कंपैरिजन करोगे ना तुम्हारे पास कमेंट्री बहुत आ जाएगी लिखने के लिए। वो तुम्हें इवैल्यूएट बोलेगा, एनालाइज बोलेगा, वो बोलेगा गलतियां निकालो, रेकमेंड करो कंपनी को क्या करना चाहिए। तो कैलकुलेट करोगे ना नंबर्स को तो स्टोरी बताना शुरू करेंगे, नंबर्स खुद बताएंगे कि गलती हुई क्या है पूरे साल में। जब आप कैलकुलेट करेंगे नंबर्स को, उस कैलकुलेशन में आपके पास ग्रोथ, आपके पास ये प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, इन्वेस्टर गियरिंग, ये सारे रेशोज, ये चीजें आ जाती हैं। हमेशा एक कीवर्ड याद रखो, पीएनएल की हमेशा एक लेग होती है, बैलेंस शीट की दूसरी लेग होती है। उनको मिला के सोचोगे तो तुम्हें रिलेशनशिप समझ में आ जाएगा। रेवेन्यू रिसीवेबल के साथ लिंक्ड होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पेएबल के साथ लिंक्ड होती है, इन्वेंट्री के साथ लिंक्ड होती है, डेप्रिसिएशन पीपीई के साथ लिंक्ड होता है, नेट प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ लिंक्ड होता है, सॉरी इक्विटी के साथ लिंक्ड होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ लिंक्ड होता है, फाइनेंस कॉस्ट बोरोइंग के साथ लिंक्ड होती है, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस का रेशियो रेवेन्यू के साथ निकलता है कि वो रेवेन्यू के हिसाब से चल रहे हैं या उससे ज्यादा बढ़ गए। टैक्सेशन का आप इफेक्टिव रेट निकाल लो कि आपको टैक्स ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, सिंपल टैक्स को डिवाइड कर दो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। जुल्फिकार कहते हैं सर पीपीई में इन्वेस्टमेंट से आरओसी शायद कम हो लेकिन शायद फ्यूचर में इंक्रीज होने के प्रोस्पेक्ट हो। हाँ बिल्कुल, फ्यूचर में तो आपको वो पास्ट का बताएगा कि जी 2 साल पहले हमने ये इन्वेस्टमेंट की थी, अब आपके सामने जो है वो पीएनएल है, आप इवैल्यूएट करें कंपनी सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। अगर ऐसे सिनेरियो हो तो आप उस पर कमेंट्री कर सकते हैं। तो आपने प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स बनाने, आपने कंपैरिजन करना है। फिर कंपैरिजन किसके साथ? कंपैरिजन करना है सर आपने पास्ट के साथ, और कंपैरिजन करना है आपने इंडस्ट्री के साथ। लुक फॉर द डेटा दैट यू आर बीइंग गिवन, वो डेटा देखो जो आपको दिया हुआ है। अब मिसाल के तौर पे मेरे सामने अगर कोई नूडल्स रख देता है और थोड़ा सा पानी रख देता है और मुझे कहता है कि जी इससे आप चिकन बनाएं या टिक्का बना लें, तो मैं बोलूंगा यार ये पॉसिबल नहीं है। अब अगर वो बंदा खामोश है और मेरे सामने उसने सिर्फ नूडल्स और पानी रख दिया तो मैं ज्यादा से ज्यादा नूडल्स को बॉईल कर सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। एग्जामिनर आपके सामने डेटा रखता है, आपको ये इवेल्युएट करना है बीइंग अ गुड शेफ और बीइंग अ गुड कुक कि इस डेटा से मैं क्या बना सकता हूँ, क्या रेशियोज निकल सकते हैं, क्या कंपैरिजन हो सकता है, किसको किससे कंपेयर किया जा सकता है। फिर वन बाय वन सोचो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा पॉइंट जहन में आता जाएगा। हमें क्या होता है, हम बहुत सारा हैपेजर्ड हो जाते हैं, बोलते हैं अच्छा ये भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ। वन बाय वन सबसे पहले इनकी वेरिएशंस निकाल लो, लास्ट ईयर क्या था, करंट ईयर क्या है, ग्रोथ कितनी आई है। फिर बैलेंस शीट के साथ कंपैरिजन कर लो, देखो कौन कौन से पॉसिबल रेशियोज निकल सकते हैं। उन रेशियोज के बाद फिर आप कमेंट्री लिखें। अगर सवाल ज्यादा मार्क्स का है, अगर सवाल मिसाल के तौर पे 3 से 4 नंबर का है, तो फिर इतनी लंबी चौड़ी कहानी मत करना। 3 से 4 नंबर के लिए वो आपको डेटा भी कम ही देगा। अगर 10-12 नंबर, जिस तरह लास्ट अटेम्प्ट में टोटल 20-21 नंबर का, 18-20 नंबर का आपके पास सवाल आया था परफॉर्मेंस एनालिसिस के ऊपर, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के ऊपर, उसमें खासा डेटा दिया हुआ था, मैंने वो करवाया हुआ भी है, वो यूट्यूब पे अवेलेबल भी है। अगर कोई देखना चाहे और वो रजिस्टर्ड नहीं है बेशक पोर्टल पे, तो आप CFAP 3 के डेमो लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं, मैंने उसको सॉल्व करवाया हुआ। तो बहरहाल आपने जितने प्लॉजिबल रिलेशनशिप से वो बनाने, कंपेयर करना है, फिर स्टोरी टेलिंग करनी है कि हुआ क्या है, सही हुआ है, गलत हुआ है, आगे इसको ठीक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कल के डे 1 में, हमारे SPM वर्कशॉप के डे 1 में हमने एयरलाइन वाला सवाल किया था, ओशनिया नेशनल एयरलाइन। वहां पर हमने कंपेयर किया था पायलट की सैलरी को, पायलट की सैलरी को कंपेयर किया था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कंपेयर किया था, नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को कंपेयर किया था। उससे पहले हमने एक सवाल किया था, इसमें आप
कोरिया नाम की कंट्री के अंदर दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रहे थे, तो वहां पे भी हमने नंबर्स कैलकुलेट किए थे कि यार वो कंपनी वहां की, उसका आरओसी कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, इन्वेंट्री कितनी पाइलअप हुई हुई है, क्विक रेशो, करंट रेशो कितना है, उसकी बेसिस पे हमने कंपेयर किया था उसको आज की हमारी कंपनी से जिसका नाम स्विफ्ट था। और फिर स्विफ्ट की बेसिस पे हमने डिसाइड किया था कि नहीं यार ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन में मसला है, तो हो सकता है एडमिन एक्सपेंसेस अनकंट्रोलेबल हो, एडमिन एक्सपेंसेस अनकंट्रोलेबल। जुल्फिकार कहते हैं देखो परफॉर्मेंस मेजरमेंट तो अभी नया नया शुरू हुआ है ना एसपीएम में, नया नया उसने टेस्ट करना शुरू किया है, तो इसी तर्ज अमल के सवालात आएंगे जिसमें आपके पास डेटा दिया हुआ है, आपने इवेल्युएट करना और आपने बताना है वेयर द मैनेजमेंट इज गोइंग रॉन्ग। परफॉर्मेंस मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस मेजरमेंट का मतलब ये होता है दैट वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग, कौन सा ऐसा काम है जो हम ठीक नहीं कर रहे, और अगर ठीक कर रहे हैं तो फिर हमें आगे मजीद इसके हवाले से जो है वो क्या करना चाहिए। ठीक है सर, मिनहाल कहते हैं इंक्रीज इन लोन को इंक्रीज इन पेबल्स, इंक्रीज इन रिसीवेबल्स एंड डिक्रीज इन इन्वेंट्री, कि कंपनी 1-2 साल में अपनी एक्सपेंसेस पे। नहीं नहीं, ये तुम बहुत बहुत रिमोट चीजों को जोड़ लो आपस में। बस सिंपल तुम्हारी कहानी ये होगी कि भाई अगर आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अच्छे हैं, आपका जो कमाया हुआ पैसा है वो आपको मिल भी रहा है, सारा रिसीवेबल में पाइलअप नहीं हो रहा। सिंपल गेयरिंग के लिए एक चीज याद रखो, अगर तुम्हारा कमाया हुआ पैसा तुम्हें मिल रहा है, यानी कि तुम्हारे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव हैं, जो तुम कमाते हो वो तुम्हें मिलता भी है, वो पैसे तुम्हें मिलते हैं, तो फिर समझ में आती है बात कि हाँ आप अपने डेट्स भी पे कर सकते हैं, आप अपने एक्सपेंसेस भी, एक्सपेंसेस के बाद ही आता है बैलेंस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, आप अपने डेट भी पे कर सकते हैं और आप इन्वेस्टमेंट में पैसा भी लगा सकते हैं। अगर एक कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बेकार हैं, वो कमा तो बहुत अच्छा रही है ऑन द पीएनएल, पीएनएल पे प्रॉफिट तो बड़ा बड़ा है, लेकिन कैश फ्लो टर्म्स में वो प्रॉफिट नहीं है, वो या तो रिसीवेबल में सारा पाइलअप हुआ हुआ है, या वो पैसा आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ, आपने दूसरी इस तरह की चीजें जो है वो बुक की हुई हैं। तो अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बेहतर नहीं है तो आप अपने डेट्स को पे नहीं कर पाएंगे। डेट के लिए जो ताल्लुक होता है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस का होता है। अगर मेरे ऑपरेशंस मुझे पैसा कमा के दे रहे हैं तो मैं अपनी डेट की रीपेमेंट कर दूंगा, नहीं कमा के दे रहे तो मैं डेट की रीपेमेंट नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मैं बैलेंस स्कोर कार्ड और पिरामिड पे आता हूँ अभी। बैलेंस स्कोर कार्ड और पिरामिड के आने के बिल्कुल चांसेस हैं, क्यों क्यों नहीं आ सकता, वो बिल्कुल आ सकता है। परफॉर्मेंस एनालिसिस में हो सकता है एक दफा उसने अपने नंबर्स पूछ लिया, हो सकता है वो आपसे नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर कोई बात पूछ ले, वैसे नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लास्ट टाइम में भी उसने पूछा हुआ है। ठीक है, तो बहरहाल इन नंबर्स को आपने कैलकुलेट करना है, इनके रिलेशनशिप्स बनाने और देखना है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। मोस्ट लाइकली आपके पास इन्हीं लाइंस के ऊपर आएगा, जरा वो नंबर्स दे रहा है तो वो एनालाइज करने के लिए दे रहा है ना, कैलकुलेशन तो वो आपसे कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाएगा तो नहीं, कैश फ्लो नहीं बनवाएगा, बैलेंस शीट पीएनएल नहीं बनवाएगा, जो भी डेटा होगा वो देगा आपको और कहेगा इसको एनालाइज करो। बीइंग अ बिजनेस पर्सन इसको एनालाइज करो कि क्या आपको ये अच्छा लग रहा है या कंपनी की ये परफॉर्मेंस आपको बुरी लग रही है, कहाँ पे मसले मसाइल इसको इंप्रूव करना है। जैसे कल हमने वो ओशनिया एयरलाइन के अंदर ये चीज आइडेंटिफाई की थी ना कि अगर वो सैलरीज कम करेंगे तो एम्प्लॉइज स्ट्राइक पे चले जाएंगे, ये हमें कैसे पता चला? हमने एनालाइज किया कि यार सैलरी ज्यादा दे रहे हैं, अगर कम करेंगे तो सारी यूनियनाइज्ड है, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन थी वो, सारी यूनियनाइज्ड है, ये स्ट्राइक पे चले जाएंगे या इनकी यूनियन वाले जो है वो मसला खड़ा कर देंगे। एट द सेम टाइम हमने जब स्विफ्ट वाला सवाल किया तो वहां पे हमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से ही पता चला कि एडमिन एक्सपेंसेस का इशू है। एडमिन एक्सपेंसेस इसलिए ज्यादा बढ़े हुए हैं क्योंकि ये पहले गवर्नमेंट की एंटिटी थी, स्टेट ओन एंटिटी थी। वहां पे तो हमने खैर फुल फ्लैज सवाल इसके ऊपर नहीं किया था, एक बेसिक सा डिस्कशन किया था, लेकिन आपका तरीका कार यही होना चाहिए। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या मैनेजमेंट अकाउंट्स जो भी आपको दिया हुआ है, आपने मार्क्स देखे, मार्क्स के हिसाब से काम करना शुरू किया। एक आइडियल स्टेप क्या होता है, पहले आप वेरिएशन निकाल लो सबकी, वेरिएशन निकल गई, फिर आप देखो बैलेंस शीट पीएनएल में किस किस का क्या रिलेशनशिप बन रहा है, कंपनी ने कहाँ अच्छा परफॉर्म किया है, कहाँ बुरा परफॉर्म किया है, गेयरिंग है तो क्या ज्यादा है, कंपनी पैसे देने के लायक नजर आ रही है। सेलिंग एक्सपेंसेस अगर हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं और रेवेन्यू अचीव नहीं हो रहा तो आप बोलो भाई सेलिंग एक्सपेंसेस फजूल में हो रहे हैं, उसका रेवेन्यू में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। एडमिन एक्सपेंसेस अगर कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ से ज्यादा बढ़ रहे हैं इसका मतलब आप एडमिन एक्सपेंसेस के बराबर कमा नहीं रहे हैं, या तो रेवेन्यू को बढ़ाएं अगर एडमिन एक्सपेंसेस अनकंट्रोलेबल है, या इग्नोर जो है वो करना लाजमी है, मैंडेटरी है, और अगर मैंडेटरी नहीं है तो फिर एडमिन एक्सपेंसेस पे कॉस्ट कटिंग करें, उसको थोड़ा सा कट डाउन करने की कोशिश करें। ओवरऑल पर्सपेक्टिव में आपने चीजों को मिलाना है, उनका रिलेशनशिप बनाना है और फिर कंपेयर करना है फ्रॉम द पास्ट ईयर, फ्रॉम द इंडस्ट्री डेटा, फ्रॉम द कंपेटिटर्स डेटा, अगर इस तरह की कोई चीज आपको दी हुई है। तो ये नंबर्स तो यार आप लोग मतलब फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बचपन से आप लोग नंबर्स से खेल रहे हैं, अकाउंटिंग से खेल रहे हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से खेल रहे हैं, आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं होगा। मसला ये है कि ये चीज थोड़ी सी नई है ना, तो हमने इसको हावी कर लिया जहन पे,
हमने कहा यार ये कोई ऐसी चीज है जो हम आज से पहले शायद नहीं करते थे और एकदम से जो है वो हमारे ऊपर ये चीज जो है वो आ गई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसी चीज है जो आप काफी टाइम से बहरहाल जो है वो नंबर्स के साथ खेल रहे हैं और आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, इन्वेंटरी की चीजें देखी हैं। आप में से बहुत सारे लोग कई ऑडिट्स कर चुके हैं, कई सारे नंबर्स देख चुके हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला ये मसला बिल्कुल भी नहीं होगा कि ऐसा कोई इशू हो या इस तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। सही है, रिलेटिवली इजी होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा बैलेंस स्कोर कार्ड के ऊपर और परफॉर्मेंस पिरामिड के ऊपर। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं बैलेंस स्कोर कार्ड की जो इमेज है वो यहाँ पे ले आऊं, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। एक और चीज यहाँ पर होती है विच इज कॉल्ड बेंचमार्किंग। हम यहाँ पे बेंचमार्किंग भी करते हैं और ये फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों तरीके से हो सकता है। आप अपने फाइनेंशियल नंबर्स को अपने कंपेरेटर्स से या दूसरी कंपनी से जो है वो मैच कर रहे हैं, ये भी बेंचमार्किंग के अंदर शामिल है। आप अपने कस्टमर फीडबैक को, रिव्यू रेटिंग को, इस तरह की चीजों को दूसरों से आज जो है वो मैच कर रहे हैं, ये भी बेंचमार्किंग के अंदर शामिल है। बेंचमार्किंग इस तरह भी हो सकती है कि कंपनी अपनी दो सब्सिडरीज को आपस में कंपेयर कर रही है, या दो डिपार्टमेंट्स को आपस में कंपेयर कर रही है, या अपने एक डिपार्टमेंट को अपने कंपेटिटर के डिपार्टमेंट से जो है वो मैच कर रही है। ये इस तरीके से बहरहाल जो है वो किया जा सकता है। और जो है वो जरूरी नहीं है कि सेम इंडस्ट्री की कंपनी हो। कभी कभी दूसरी इंडस्ट्रीज की कंपनी से भी हम किसी चीज को जो है वो कंपेयर कर रहे होते हैं और ये देख रहे होते हैं कि हमारा एक पर्टिकुलर एक्सपेंस, एक पर्टिकुलर चीज कितने पे आ रही है। मिसाल के तौर पे अब आपके पास करीम वगैरह की आप एग्जांपल ले लें, तो आईटी के अंदर कितने बग्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ऐप सही काम कर रही है या नहीं कर रही, इसके लिए जरूरी नहीं है कि मुझे इस तरह की एक ऐप से कंपेयर करना है। मैं दूसरी ऐप्स की भी फंक्शनैलिटी से कंपेयर कर सकता हूँ और अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो मैं अपने पास बिल्ट इन कर सकता हूँ तो वो भी बिल्ट इन किया जा सकता है। तो बेंचमार्किंग भी यहाँ पे जो है वो शामिल होती है। ठीक है, आप बजट से भी कंपेयर करते हैं, एक्चुअल से करते हैं, इंडस्ट्री के प्लेयर्स से करते हैं, अपनी पास परफॉर्मेंस से करते हैं, अपने डिपार्टमेंट्स को आपस में कंपेयर करते हैं। बेंचमार्किंग कुड बी डन विद एनीथिंग। और ये तो ऐसी चीज है जो हम मतलब बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। हमारे अम्मा अब्बा ने कितना हमें कंपेयर किया है इधर उधर, जी खाला का बेटा ऐसा हो गया, जी मामू का बेटा ऐसा हो गया, जी फलाना ऐसा हो गया। खैर, तो ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एक बेसिक आउटलाइन है जिसके अंदर रेशियोज और ये वाली सारी चीजें हमने देखी। अब हम थोड़ा सा इवेल्युएट करते हैं अगले सेगमेंट के अंदर कि हमारी बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, सो अब आ जाएं अगले सेगमेंट में, बैलेंस स्कोर कार्ड देखते हैं।